तो अभी हम शुरू कर रहे हैं स्फेरिकल वेवफ्रंट। अब है ना, डेफिनेशन इस टाइप की लिखना है और आपको वही मेथड से लिखना है जिसने मैंने पहले से लिख के रखी है, उसमें चेंज नहीं चलेगा। तो पहला है स्फेरिकल वेवफ्रंट। तो वेव ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, यानी पॉइंट सोर्स में से बाहर निकलेगा एंड प्रोपोगेटिंग इन थ्री डायमेंशन homogeneous and isotropic medium have spherical waveform। अब आप बोलोगे what is the homogeneous medium? In a homogeneous medium, mechanical properties in all the three directions are uniform। याद रखो, homogeneous medium which is known as a mechanical properties is uniform in all the three directions। And what is isotropic? Isotropic में क्या होता है? Optical properties are same, uniform in all the three directions। तो आपको नोट डाउन करना चाहिए आपको कि होमोजीनियस भी मालूम नहीं होगा। होमोजीनियस में मैकेनिकल प्रॉपर्टी इन ऑल द थ्री डायरेक्शन आर सेम। एंड आइसोट्रोपिक में क्या होता है? तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मींस व्हाट? यू आर प्रोपोगेटिंग इन ऑल द थ्री डायरेक्शन। तो वो जो वेव प्रोपोगेटिंग नेचर है उसके बारे में हम जो स्टडी करते हैं वो सब ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम आर सेम, then all the wave traveling in all the three direction are same distance and therefore they behave like as a sphere। तो wave originating from a point like source, ऐसा point like source। अब ये point like source मान के same distance travel करें in all the three direction, तो we getting a sphere। तो उसका एग्जांपल है बल्ब। याद रखना, उसका एग्जांपल है बल्ब। हमारे पास पहले बल्ब था ना, उसका एग्जांपल है। तो वेव originating from a point like source, propagating in three dimension, homogeneous and isotropic medium have spherical wavefront। और उसका जो एग्जांपल है वो आपको याद रखना है। तो उसका जो एग्जांपल है वो हमारा बल्ब है। अभी मैं आपको सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट के बारे में बता रहा हूं। वेव ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए लाइन, याद रखो लीनियर सोर्स। लीनियर सोर्स यानी मेरे पास ट्यूबलाइट होती है, वो मेरे पास लीनियर सोर्स है, उसमें से वेव बाहर प्रोपोगेट होते हैं। तो उसमें ऐसा होता है, वेव ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए लीनियर सोर्स and propagating in a three dimension homogeneous and isotropic medium have cylindrical wavefront। ये उसकी डेफिनेशन में बोल रहा हूं। आपको क्या चेंज करना है? तो उसमें इंस्टेड ऑफ पॉइंट लाइक सोर्स वी राइट लीनियर सोर्स और ए लाइन सोर्स तो भी चलेगा। याद रखना, लाइन सोर्स लिखने रहेगा, बाकी बिकॉज ऑल आर सेम। the waves originating from a point light source की जगह पे line source and propagating in three dimension homogeneous and isotropic medium have cylindrical wavefront। तो wavefront due to the linear source or a slit source is cylindrical in shape। पर ये definition नहीं, definition ऐसे बना, waves originating from a linear source and propagating in three dimension homogeneous and isotropic medium have cylindrical wavefront। तो ये cylindrical wavefront का हमारे पास एग्जांपल है ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट हमारे पास cylindrical wavefront का एग्जांपल है। और आपको ध्यान रखना है, कभी कोई पूछ ले व्हाट इज होमोजेनियस मीडियम, तो होमोजेनियस मीडियम में मैकेनिकल प्रॉपर्टी एमपी इज अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी are uniform in all the three dimensions and isotropic medium में optical properties are same or uniform in all the three dimensions।
अभी हम बात कर रहे हैं प्लेन वेव फ्रंट। तो फॉर ए सोर्स विच इज एट ए कंसिडरेबली लार्ज डिस्टेंस, यानी सन में से जो रेज आ रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, पैरेलल होके आ रहे हैं, इट इज अ प्लेन वेव फ्रंट। अदरवाइज वो सन हमारे पास नियर होता, इट इज लाइक एज ए स्फेरिकल वेव फ्रंट। एक्चुअली स्फेरिकल वेव फ्रंट है सन, पर वो क्या है, हमारे पास उसके जो रेज आते हैं वो इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल करके आते हैं, तो हमारे लिए वो प्लेन वेव फ्रंट बन जाते हैं। तो फॉर ए सोर्स which is at a considerably large distance and theoretically at infinite distance, wavefront are locally plane। और plane wavefront में क्या होता है, all the rays are traveling parallel, यानी सब रेस पैरेलल होते हैं। तो ये सब डेफिनेशन थी। और आपने सर्कुलर वेवफ्रंट के बारे में कल ही स्टडी किया था। एक स्टोन आप पानी में डाल दो, वाटर में, तो उसमें जो बाहर सर्कुलर वेव्स क्रिएट होते हैं, इट इज नोन एज ए सर्कुलर वेव फ्रंट। तो ये सब वेव फ्रंट है, तो आपको ये लिखना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये पता चला आपको? कोई डाउट? ध्रुवील पता चल रहा है। और वेव फ्रंट में बहुत सारे वेव होते हैं, और वेव फ्रंट में प्री distance between wavefront any two point have a tan lambda. What is the phase difference? Sir, 0. Yes, because wavefront made from the same phase, same phase में से wavefront बनता है। और हाँ, अभी सबको दिख रहा है? Yes, Okay, sir. मैं समझाऊं છું, એના માટે ફિગર દોરીને બતાવું છું। ये डेफिनेशन आप अच्छी तरह लिखना, और याद रखना सिलिंड्रिकल में आप मिस्टेक मत करना, कोई चेंज नहीं करना है, केवल लीनियर सोर्स लिखना है, बाकी सेम। यानी एक रट लिया तो दूसरा अपने आप बन जाएगा। और उसका एग्जांपल याद रखना, ये एमसीक्यू में आया था बल्ब, और उसका एग्जांपल है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट है, स्लीट है, तो भी चलेगा, सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट। तो याद रखना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सेम और यूनिफॉर्म इन ऑल द थ्री डायमेंशन, इट इज नोन एज अ होमोजेनियस मीडियम। और आइसोट्रोपिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम इन ऑल द थ्री डायमेंशन। કલાકમાં છોડ દે છે, કલાક છોડ દે, 6 થી 8 નહીં એવું કહેતી હતી એ તો એટલે આજે બેહાડે તો ખબર નહીં। कृष्णा, कृष्णा माइक बंद कर दे दो। कृष्णा माइक बंद कर दे दो। ओके, चलो सबका हो चुका है? हाँ सर। सर 1 मिनट। ओके,
सबने डेफिनेशन लिख ली। सिलिंड्रिकल में क्या होता है कि ये वेव्स है, ये लीनियर सोर्स है प्रणव, ये लीनियर सोर्स में सब जगह पे ऐसे बाहर जाते हैं, हर जगह पे सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, यानी ये सब ऐसे स्फीयर तैयार हो जाएंगे, सर्कल, और ये सर्कल को हम टेंजेंटियल फॉर्म में ज्वाइन करेंगे ना, तो ये हमारा हो जाएगा सिलेंडर। तो ये लाइन सोर्स बोला जाता है और लीनियर सोर्स बोला जाता है, और ऑल आर ट्रैवलिंग इन ए सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल, तो उसका जो बनता है ना उसको बोला जाता है सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। जैसे हमारे ट्यूबलाइट में से जो वेव्स आते हैं उसको बोला जाता है सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। तो अभी आपने सब लिख लिया है। अभी तो बोल रहा था सर्कुलर वेवफ्रंट कहाँ पे होता है वो अभी देखना है। कोई स्टोन ने આપણે વોટરમાં ડ્રોપ આઉટ કરીએ ને તો આ સ્ટોન નીચે જશે ને તે આવો ક્લિયર થશે, પછી બીજું એક એની પાછે આવશે, પછી ત્રીજું આવશે, ઇટ ઇઝ નોન એઝ એ સર્ક્યુલર વેવફ્રન્ટ। કારણ કે સ્ફિયર તો ક્યારે બને, ઓલ ધ 3 ડાયમેન્શન હોય, આમાં તો કેવું થાય ઓન્લી x અને y ડાયમેન્શન, ઇટ ઇઝ અ સર્ક્યુલર ફોર્મ। તો તું સ્ટોન પાણીમાં નાખે એમાં જે સર્ક્યુલર ગોળ ગોળ પોઈન્ટ થશે જોજે, તો જે ક્લિયર થાય ને 1 પોઈન્ટ 2 પોઈન્ટ 3 પોઈન્ટ, તો બધા જે વેવ્સ આવશે ને ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ વેવ ફ્રન્ટ ઓર એ સર્ક્યુલર। તો જ્યારે પથ્થર કે સ્ટોન ને નીચે નાખીએ ને વોટરમાં ત્યારે આવા સર્ક્યુલર વેવ ક્રિએટ થશે, જોયા હશે, ખાલી વોટર પર નાખી દેવો તો એમાં આવા ક્લિયર થશે, ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ સર્ક્યુલર વેવ ફ્રન્ટ। ખબર પડી? એમાં સર્કલ જ ક્રિએટ થાય, સ્ફિયર ના થાય। સ્ફિયર માટે 3 ડાયમેન્શન જોઈએ, આમાં 2 ડાયમેન્શન હોય, x અને y। ओके सर। चलो तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला प्रिंसिपल है हाइगेन्स प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल का स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो एवरी पॉइंट or particle of a wavefront behave as an independent secondary source and emits it by itself secondary spherical waves after a very short time interval, after a very small time interval tau, the surface spherical wavelet gives the position
of position and shape of the new wavefront. ये है ना, अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ, फिर मैं रफ कर दूंगा, फिर मैं सबको बुलाने वाला हूँ और सबको उस टाइम पे कैमरा ऑन कर देना है, इससे मुझे पता चल जाएगा किसी को आता है, बुक में से नहीं देखना है। देखो, ये अभी मैं सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट की बात करूंगा पहले, फिर मैं स्फीयरिकल वेवफ्रंट की भी बात कर सकता हूँ। तो अभी वेवफ्रंट ईबी पे है और सपोज ए बी सी डी ई एफ जी ऐसा है वेवफ्रंट। Every point or a particles of a wavefront behave as an independent secondary source, emit by itself secondary spherical waves after a very small time interval. The surface tangential to all secondary spherical wavelet gives the position and shape of the new wavefront. अभी सबका जो waves है उसकी स्पीड v है और आपको टाइम इंटरवल टाउ दिया गया है, तो टाइम इंटरवल इज टाउ, तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये तो आपको फॉर्मूला आती है, तो वेलोसिटी वेव की v है, टाउ इज टाइम, तो डिस्टेंस इज v टाउ। ये 1 सेकंड के बाद इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा टाउ सेकंड में, 1 सेकंड में वो v ट्रैवलिंग करता है, तो टाउ सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा v टाउ। आपको पता है वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, तो 1 सेकंड में v ट्रैवलिंग होता है, तो टाउ सेकंड में कितना होता है v टाउ। इसके हिसाब से सबको अब सेंटर ले लो और v टाउ की रेडियस लेके आप ऐसे स्फीयर बनाओ। सबको सेंटर लेके आपको v टाउ का रेडियस लेके टेंजेंटियल बनाना है, सबका स्फीयर ड्रॉ कर रहा है, सबको सेकेंडरी सोर्स लेके, जैसे आप मालूम है ना आपका सेंटर लेने का और पेन पीछे की ओर लगाने की, तो ये पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो आगे पीछे दोनों साइड आएंगे। अब ये प्रॉब्लम बहुत टिपिकल प्रॉब्लम है, आपको अभी समझाऊंगा। आपको पहले एक एक्सप्लेनेशन पीछे मेरे उसका आंसर कौन देगा, तो उसके लिए हम एक थियरी स्टडी करेंगे। ऑलवेज वेव फ्रंट ट्रैवलिंग इन फ्रंट साइड, नॉट इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे आपके पास टॉर्च है तो आप टॉर्च से फोकसिंग करते हैं, तो यहां तक का जब आगे की ओर जाएगा ये सब रीजन हमें दिखाई देगा, पीछे का नहीं दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो वेलोसिटी नेगेटिव होती है, वो रीजन नहीं है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो क्यों नहीं जा सकता, तो उसका एक इक्वेशन आ रहा है इंटेंसिटी का, और इंटेंसिटी फ्रंट साइड में ही जाती है, बैक डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रही है, तो उसका मैं आंसर लिखाऊंगा। पर अभी आप समझो, मैंने हर एक को सेंटर लेके एवरी पर्सन ने न्यू सेकेंडरी सोर्स डेवलप किया। अब सेकेंडरी सोर्स को हम टेंजेंट बनाएंगे यहाँ पे, तो उसकी दो पोजीशन मिलेंगी आफ्टर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल। तो ये न्यू वेव फ्रंट की पोजीशन है, उसका सेम है और न्यू वेव फ्रंट आफ्टर शॉर्ट टाइम इंटरवल। तो ये हमारी डेफिनेशन है। पहले तो डेफिनेशन में सबको बुलाने वाला हूं, मैं आपको सिलिंड्रिकल फॉर्म भी दिखाऊंगा, दूसरा फॉर्म भी दिखाने वाला हूं। तो पहले आप ये दोनों एवरी पॉइंट है और पार्टिकल ऑफ ए वेव फ्रंट, ये सब ऑल द वेव फ्रंट में जो पॉइंट है ऑल आर इन सेम फेज। एवरी पॉइंट और ए पार्टिकल ऑफ ए वेव फ्रंट behave as independent secondary source and emit by itself secondary spherical waves after a very short time interval tau. The surface tangent to all secondary wavelet gives the position and the shape of the new wavefront. तो ये दूसरी पोजीशन मिलेगी
न्यू वेव फ्रंट की आफ्टर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल पता चल रहा है एवरी पॉइंट और ए पार्टिकल ऑफ ए वेव फ्रंट behave as independent secondary source behave as independent secondary source यानी खुद उसका न्यू वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा secondary source emit by itself a secondary spherical waves after a short time interval and tau and the surface tangential to all such secondary spherical wavelets gives the position and the shape of the new wavefront. तो ये उसकी डेफिनेशन है हाइगेंस प्रिंसिपल उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते तो ये आपको याद रखना है तो उसमें हर एक पार्टिकल वो अपने आप सेकेंडरी सोर्स एमिट करेगा इंडिपेंडेंट यानी हर एक अपने आप न्यू सेकेंडरी सोर्स एमिट करेगा और न्यू वेवलेट जो बन जाएगी उसमें से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आफ्टर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल वी गेटिंग द न्यू wavelet after a short time interval and we getting the new wavefront shape and size तो ये न्यू वेवफ्रंट कहाँ पे होगा आफ्टर शॉर्ट टाइम इंटरवल वो हमें पता चल जाएगा इसलिए हम ये हाइगेंस प्रिंसिपल का यूज करते हैं तो ये सब रेडियस है वो v टाउ है अभी और ये सब सेंटर लेके हमें सर्कल ड्रॉ करना है और उसमें हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो ये न्यू वेवफ्रंट आफ्टर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल यानी ये 0 टाइम पे यहाँ है टाउ टाइम पे यहाँ है तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ उसके यही बेस पे तो आपको ये पता चला किसी को डाउट ऋषिकेश पता चल रहा है ओके तो ये आपने लिखा है सर वेव यूनिट हाँ हो गया सबका ये आप अच्छी तरह लिखना थियरी क्योंकि ये थियरी टाइप क्वेश्चन है जब काउंटिंग शुरू होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर अभी तक ये जो है उसमें हम चेंज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू गुजरात बोर्ड और सीबीएसई वाले अपने थोड़े ये यहाँ चेंज नहीं हो सकता अपने सेंटेंस में चेंज हो सकता है पर यहाँ पे चेंज नहीं होगा इट इज ए प्रिंसिपल तो सबने लिख लिया है अंकित कल की रिकॉर्डिंग भेजना वो अंकित ने ग्रुप में भेज दिए कब की तू देख लेना सर कल की हाँ कल की चलो ये सबने लिख लिया है
तो अभी मैं आपको दूसरा एक पॉइंट सर्कुलर स्फेरिकल वेवफ्रंट के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक दो क्वेश्चन है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो सपोज ये पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स होता है, तो कौन सा स्फेरिकल वेवफ्रंट आएगा, सिलिंड्रिकल आएगा, कौन सा आएगा? स्फेरिकल। स्फेरिकल यस। और लाइन सोर्स होता तो क्या आएगा? लाइन सोर्स सिलेंड्रिकल या सिलिंड्रिकल। तो अभी ये पॉइंट सोर्स है और उसमें से हमारा एक वेवफ्रंट बना है, ये रहा। उसमें जो भी पॉइंट है, इट बिहेव लाइक एज ए सेकेंडरी सोर्स। अपने आप अपने में से न्यू प्रोडक्शन देंगे, यानी ये ऑल द पार्टिकल्स, ये ऑल पार्टिकल। सपोज ये टी टाइम पे वेवफ्रंट की पोजीशन है। अभी आपको टी प्लस डेल्टा टी टाइम के न्यू पोजीशन चाहिए, शेप एंड साइज। और हर एक वेव की स्पीड वेलोसिटी भी है, वेव स्पीड इज वी। याद रखना मैं बोल रहा हूं वे। तो अभी आप हर एक पॉइंट को सेंटर लेके कितनी रेडियस लेंगे? ABCD all behave like as a secondary source and it itself emits new wavefront after a short time interval. तो ये t टाइम पे पोजीशन है, आपको t प्लस डेल्टा t टाइम पे न्यू शेप चाहिए और वेव स्पीड v है, तो आपको रेडियस हर एक की कितनी लेनी पड़ेगी? ये सेंटर लेंगे तो रेडियस कितनी लेंगे? डेल्टा टी। कितनी? वी डेल्टा टी। v डेल्टा t, बिकॉज t टाइम तो है, तो एक्स्ट्रा टाइम कितना हुआ? डेल्टा t। तो वेलोसिटी इनटू टाइम इज अ डिस्टेंस। तो आफ्टर अ न्यू टाइम इंटरवल, यानी न्यू टाइम कितना है तो एक्स्ट्रा टाइम कितना है? डेल्टा टी। और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आपको ये v डेल्टा t से ऐसे सर्कल ड्रॉ करने हैं। ये सर्कल पीछे भी आ सकते हैं, पर हम पीछे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, उसका भी आंसर देना पड़ेगा। तो ये वेवफ्रंट आगे की ओर आ रहा है और उसमें से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये न्यू वेवफ्रंट हो गए आफ्टर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल t डेल्टा। तो हमें उसका शेप भी मिलेगा, उसकी साइज भी मिलेगी, कहाँ पे होगा वो पता चलेगा। तो उसलिए हम ये वेवफ्रंट की बात कर रहे हैं। तो हाइगेन्स प्रिंसिपल से हमें ये बेनिफिट हुआ कि न्यू वेवफ्रंट आफ्टर शॉर्ट टाइम इंटरवल के बाद कहाँ पे होगा, ये पता चल रहा है। इसलिए हम वेवफ्रंट हाइगेन्स से ही स्टडी कर रहे हैं। और एक वेवफ्रंट में बहुत सारे वेव्स होते हैं, एक वेव्स नहीं होता। ये समझो कि ये सारे ऑल आर वेव्स और ऑल आर इन सेम फेज, और उसमें से दूसरे एमिट हो रहा है वेवलेट, और उसमें से न्यू टेंजेंट ड्रॉ करके हमें न्यू वेवलेट मिल रहा है आफ्टर शॉर्ट टाइम इंटरवल। तो ये पता चल गया। तो अभी दूसरा क्वेश्चन, सपोज वेव स्पीड इज 200 मीटर पर सेकेंड और ये 2 सेकेंड थी, तो आफ्टर 4 सेकेंड मुझे चाहिए, आफ्टर 4 सेकेंड उसका शेप चाहिए, तो रेडियस कितनी लेनी है? 2 सेकेंड 800। है मेरे पास, अभी मुझे 4 सेकेंड चाहिए, तो रेडियस कितनी लेने की? स्पीड ऑफ द वेव इज 200 मीटर पर सेकेंड। सर 400 यस, ये स्पीड है और एक्स्ट्रा टाइम आपका 2 है, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 2 आपको लेना है 400 का रेडियस और आपको ड्रॉ करना है, फिर उस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो न्यू वेवफ्रंट मिल जाएगा। पता चल रहा है सबको? यस सर यस सर ओके। तो ये समझना है कि कैसी कितनी रेडियस आएगी। ओके, तो अभी ये हाइगेन्स प्रिंसिपल के बारे में है। तो अभी वेवफ्रंट हम पीछे क्यों नहीं ले रहे हैं, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन अब शुरू कर रहा हूं। तो अभी ये आपने ड्रॉ किया है कि चलेगा? एक क्वेश्चन पता चला आपको, एमसीक्यू ऐसे आ सकते हैं। यस सर। तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय जो शॉर्ट टाइम इंटरवल लेना है उसको मल्टीप्लाई करके आपको रेडियस लेनी है, तो आपको न्यू वेवफ्रंट मिल जाएगा। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं।
theta by 2, and theta is a made by wavefront of the direction of propagation. Theta made by wavefront of to the direction of propagation. तो ये इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी वेव 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय 2 है। अभी मैं अंकित से पूछूंगा cos स्क्वायर थीटा बाय 2 को मुझे cos के फॉर्म में लाना है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस cos थीटा बाय 2, ऐसा आएगा। ये बात सही है, तो ये cos स्क्वायर थीटा बाय 2 है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस cos थीटा बाय 2। तो अभी इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन cos स्क्वायर थीटा बाय 2, में cos स्क्वायर थीटा बाय 2 पे डिपेंड करता है, cos टर्म कैसी रहेगी उस पे डिपेंड करता है, और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस cos थीटा बाय 2। अकॉर्डिंग टू मैथ्स हमने लिख दिया cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इज 1 प्लस cos थीटा बाय 2। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो वेव फ्रंट है तो आगे की ओर जाने वाला है, प्रोपोगेशन यानी जाने वाला है, इट इज नोन एज रेज। रे ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, और वो डायरेक्शन शो करता है कि किस डायरेक्शन में वेव आगे जाएगा या पीछे जाएगा। अभी ये लाइन के साथ ये वेव्स आगे जा रहा है, तो आगे का एंगल उसका 0 होगा, तो पीछे का एंगल कितना होगा, पाई। ये पता चल रहा है, पूरा एंगल पाई। आगे का एंगल 0 आएगा तो पीछे का एंगल पाई आएगा। अभी हम आगे की बात कर रहे हैं, तो थीटा इज 0। अब थीटा 0 रखेंगे ना, तो 1 प्लस cos 0 बाय 2, तो ये इंटेंसिटी 2 बाय 2, और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, मैक्सिमम हो गई। अब बैक साइड की बात कर रहे हैं, थीटा इज पाई, तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस cos पाई बाय 2, और आपको मालूम है cos पाई इज -1, तो ये आपका हो जाएगा 1 minus 1 is 0, तो इंटेंसिटी इन बैकवर्ड डायरेक्शन इज 0, इंटेंसिटी इन फ्रंट साइड इज मैक्सिमम। तो ये हम एक्सप्लेनेशन, दैट विल बी द एक्सप्लेनेशन बाय किरचॉफ एंड विगॉट, दोनों ने ये एक्सप्लेनेशन दिया है, इंटेंसिटी का इक्वेशन देके उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है। Bigot and Kirchhoff, that will give the explanation about the intensity in front side, not in a backward direction. तो आपको इंटेंसिटी आगे मिलेगी, पीछे नहीं मिलेगी, उसका ये मैथमेटिकल रीजन है। ये पता चला आपको, जिस डायरेक्शन में वेव्स प्रोपोगेट कर रहे हैं उस तरफ आपका एंगल 0 है, तो बैक डायरेक्शन में कितना होगा, पाई होगा। साइन 1 to 1 क्या बोल रहा है तू अंकित? ये ना, ये उसका 1 है ना, मेन ये 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय 2, फिर उसमें